morning, students. Let's continue our chapter number 8, composition and structure of the atmosphere. In our previous lecture, we discussed about the composition of the atmosphere, in which we discussed the important gases which are available in our atmosphere and the water vapor. The presence of water vapor and its importance. Our last concept or element of the composition of the atmosphere is dust particles. I told you that our atmosphere is composed of some gases, water vapor and dust particles. So today we will discuss about the dust particles and the structure of the atmosphere. Now dust particles, जो हमारे यहाँ पर डस्ट उठती है, अब डस्ट पहले तो डस्ट के जो ऑरिजिनेशन पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? That could be smoke, जो हमारा smoke from vehicles, industries, है ना? ये सारी चीजों से जो है स्मोक निकलता है. ऐसे ही जो ऐश उड़ती है, पॉलन है, बहुत सारे छोटे छोटे कण जो उड़ते हैं हवा में, ठीक है, ये सारे जो है, या फिर हमारे फाइन सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? डस्ट, जो हमें एटमॉस्फेयर में दिखाई देती है. ठीक है, अब ये जो डस्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? कैन यू टेल मी कि एटमॉस्फेयर में हमारे लिए इन डस्ट पार्टिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस होगी भाई डस्ट पार्टिकल्स की? सोर्सेज तो मैंने आपको बता दिया कि व्हीकल्स से स्मोक्स है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, ऐश निकलता है, पॉलन है, फाइन सॉइल है, ठीक है, सी साल्ट है, ये सारे सोर्सेज है जहां से हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट आती है. अब इन डस्ट पार्टिकल्स का जो है वो क्या जो है रोल रहता है? सबसे पहले देखो कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है उसे जो है एयर अपने साथ कन्वेंशनल करंट के थ्रू जो है वो एटमॉस्फेयर में ले जाती है. थ्रू द कन्वेंशनल करंट these dust particles are included in our atmosphere. अब एटमॉस्फेयर में जब आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है तो थोड़ा सा सनलाइट भी हमारा कम हो जाता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द सनलाइट. सेकेंडली कि जो हमारे जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन के लिए जो है हमारी कंडीशन रहती है कंडेंसेशन, है ना, कि जो हमारा यहाँ पर जैसे कि वाटर बॉडीज है, इस वाटर बॉडी से जो पानी इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ से पानी जो है इवेपोरेट होगा, इस इवेपोरेट वाटर को कोई ना कोई बेस चाहिए होगा जिस पर ये पानी ठहर सके, और वो बेस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? डस्ट. ठीक है, तो दे एक्ट एज अ वाटर न्यूक्लिय. वाटर न्यूक्लिय के रूप में जो है ये एक जो है रोल प्ले करते हैं. ये एक ऐसा बेस प्रोवाइड करते हैं जिससे इवेपोरेटेड वाटर जो है वो इसके चारों ओर जो है कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और ये कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर. अब कंडेंसेशन होगा तभी प्रेसिपिटेशन होगा, तो इसलिए जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. But you must remember that the condensation or the dust particles are found in the dry and warm region than in the equatorial region or polar region. क्योंकि इक्वेटोरियल और रीजन जो है वो कैसा है हमारा? बहुत ही ज्यादा जो है वेटी रीजन है, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट सारा दिन जो है वहां पर बारिश होती है. ऐसे ही पोलर रीजन जो है वो हमारा कैसा है? वो बहुत ही कोल्ड एरिया है, तो वहां पर हमें डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं मिलते इतने, जबकि ड्राई और जो वार्म रीजन है वहां पर हमें डस्ट पार्टिकल्स की प्रेजेंस जो है ज्यादा मिलती है. ये तो हुआ इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू जिससे हम कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे प्रोवाइड water nuclei for the condensation process.
अब दूसरा जो है जिसको हम हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लिया भी कहते हैं, इनको वाटर न्यूक्लिया को हम हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लिया भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंस हमने डस्ट पार्टिकल की देखी। दूसरी इंपॉर्टेंस कि आपने देखा होगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे, मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लाउड्स हैं, यो सॉरी सनलाइट है, उसको अर्थ पर आने से रोकते हैं, यानी उसको कम करते हैं। तो इस तरीके से जो सन रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको भी ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्थ को ये कूल रखते हैं। थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि दे प्रोवाइड अ मार्वलस फिनोमिना इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड द सनसेट। आपने देखा होगा कि जब सनराइज होता है, यानी जब सूरज उदय होता है, यानी उगता है मॉर्निंग में, तो आपको जो स्काई है वो कुछ ऑरेंज लाइट शेड उसमें दिखाई देता है। सिमिलरली जैसे आपका सनसेट होता है, तो सनसेट के टाइम भी जो स्काई का कलर है वो प्रॉपर ब्लू नहीं बल्कि थोड़ा ऑरेंज और रेड शेड में आपको स्काई दिखाई देता है। तो ये जो कलर्स हैं, इसको हम जो ये जो कलर्स हैं वो किसके कारण होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। सो वी हैव द रेड एंड ऑरेंज शेड in the atmosphere, in the sky during the sunrise and sunset. अब जो सनराइज के टाइम जो हमें ये रेड और ऑरेंज शेड दिखाई देता है स्काई का, उसे हम क्या कहते हैं? डॉन। और जो सनसेट के टाइम हमें ये जो फिनोमिना दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? डस्क। तो ये दो जो प्रोसेस है, ये दो फिनोमिना जिसको हम डॉन एंड डस्क के नाम से कहते हैं, ये हमें मार्वलस फिनोमिना जो है वो किसके कारण दिखाई देता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं कि जब स्मोक निकलता है यानी धुआं निकलता है, तो उस धुएं के साथ ये डस्ट पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? स्मोक की। स्मोक क्या चीज है? स्मोक प्लस डस्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्मोक। तो स्मोक की फॉर्मेशन जो है वो किसके कारण होती है? डस्ट पार्टिकल्स के कारण होती है। तो स्काई का जो ब्लू कलर है वो भी हमें किसके कारण दिखाई देता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके उसमें कलरिंग आती है और जिसके कारण हमें जो पूरा स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। बट ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट it is appeared as a red or orange shade, which is known as dawn and dusk. So it is all about the composition of atmosphere. Now come to the structure of atmosphere. Our next concept is structure of atmosphere. स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, इसमें आपको ये बताना है कि हमारा एटमॉस्फेयर किस फॉर्म में है। मीन्स स्क्वायर की फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में है, लेयर्स की फॉर्म में, किस फॉर्मेशन, किस तरह की उसकी फॉर्मेशन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि जैसे हमारा अर्थ का इंटीरियर लेयर्स की फॉर्म में मिलता है, हमने 3 लेयर्स की थी, इसी तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी हमें डिफरेंट लेयर्स मिलती है। कंसेप्ट वही है कि जो जैसे कि हमारे इंटीरियर में मटेरियल जो है वो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी सेटल हुआ, हायर डेंसिटी ग्रेटर डेप्थ, है ना। तो इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में भी जो लेयर्स की फॉर्मेशन हुई वो किस बेसिस पर हुई? हाई डेंस गैसेस इन द लोअर लेयर
एंड लाइटर गैसेस इन द अपर लेयर। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में लेयर्स की फॉर्मेशन हुई। अब इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो ये गैसेस की कॉम्पोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें होमोस्फेयर और दूसरा पार्ट हम कहेंगे हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर में हम फर्स्ट 3 लेयर्स को इसमें कंसीडर करते हैं। हमारी फर्स्ट 3 लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। ये 3 लेयर्स कंबाइंडली क्या कहलाती हैं, होमोस्फेयर। और इसके बाद हेट्रोस्फेयर जो है वो हमारा है आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये जो है हमारे दो जो लास्ट की लेयर्स हैं दैट इंक्लूड इन द हेट्रोस्फेयर। तो 2 पार्ट में हम स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर के, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द 3 लोअर लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर इज आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब इसमें एक वर्ड आएगा पॉज। जब हम किसी लेयर के लास्ट में पॉज वर्ड जोड़ते हैं तो इट मीन्स वो उन 2 कंसेप्टिव जो लेयर्स हैं उनको जोड़ रहा है, यानी एक उनके बीच का ट्रांजिशनल जोन है। जैसे हमने इंटीरियर में भी किया था कि 2 लेयर्स को सेपरेट करने के लिए एक जोन है वहां पर जिसको हमने ट्रांजिशनल जोन कहा था। ऐसे ही ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो जोन अलग करता है, इसको और इसको जो अलग करेगा उसको हम क्या लिखेंगे, ट्रोपोपॉज। तो यहाँ पर जो पॉज वर्ड है वो क्या दिखा रहा है हमें, ट्रांजिशनल जोन, एक लेयर जो है वो चेंज हो रही है। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को जो अलग करेगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेटोपोज। मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर को जो जोन अलग करेगा दैट इज नोन एज मेसोस्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पॉज वर्ड किसको हम डिपिक्ट कर रहा है, ट्रांजिशन जोन को। क्लियर एकदम। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर जो है इसका डायग्राम भी आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और विद डायग्राम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको सारा ये समझाऊंगी। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लेयर स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे जो नीचे की लेयर है, जो हमारे अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास की लेयर है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। तो फर्स्ट लेयर हमारी कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है सबसे हमारी लो लाइंग लेयर है ट्रोपोस्फेयर, और इसकी जो लेंथ है वो पोल्स पर और इक्वेटर पर जो है वो डिफरेंट है। इट इज 10 किलोमीटर at the pole and equator it is extend up to 18 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर एट द पोल एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। तो एवरेज जो इसकी हाइट है वो है 16 किलोमीटर, बट एट द पोल्स इट इज 10 किलोमीटर, एट द इक्वेटर इट इज 18 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन और इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर।
इस लेयर की जो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। टेम्परेचर जो डिक्रीज होने की रेट है वो है 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। जब हम 165 मीटर की हाइट पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। मीन्स जैसे जैसे हम यहाँ से हाइट पर जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस टेम्परेचर रेट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ये आगे भी आएगा आपको। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम पर 165 मीटर विच इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये जो टेम्परेचर है ये कम होते होते जो है वो हमारा यहाँ पर हमें टेम्परेचर कितना मिलता है, -80 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर है दैट इज -45 डिग्री सेल्सियस एट द पोल्स एंड एट द इक्वेटर दैट इज -80 डिग्री सेल्सियस। तो हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। अब यहाँ पर ये ट्रोपोस्फियर जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर की इंपॉर्टेंस आपने पढ़ी, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स हैं वो हमें इसी लेयर में मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। अगर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर इसी लेयर में है तो इसका मतलब जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज हैं, चाहे वो प्रेशर है या फिर हमारा प्रेसिपिटेशन है, वो सारे कहाँ होगा, इसी लेयर में होगा। तो इट मीन्स this layer provide us various climatic and weathering conditions which is very essential for our life, that is troposphere. Now come to the next. इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट आती है स्ट्रेटोस्फियर। बट स्ट्रेटोस्फियर को जो जोन अलग करता है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। तो एक जो लेयर है इसको अलग करती है ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से ऊपर की लेयर स्ट्रेटोस्फियर, इन दोनों को जो जोन अलग करता है ये जोन जो है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रोपोपॉज। अब ये जो ट्रोपोपॉज है इसकी जो थिकनेस है दैट इज ओनली 1.5 किलोमीटर। इट इज ओनली 1.5 किलोमीटर थिक। अब जितने भी टेम्परेचर जो है यहाँ पर गिर रहा था, यानी टेम्परेचर वाज फॉलिंग डाउन एट द हाइट ऑफ 18 किलोमीटर, बट हियर द टेम्परेचर स्टॉप फॉलिंग। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो गिरना बंद कर देता है, कम कर देता है, बंद कर देता है। अब इसमें जो जितने भी हमारे जो जेट प्लेन्स हैं वो हमारे इसी जोन तक जाते हैं। जितनी भी प्लेन चलते हैं वो हमारे इसी लेयर तक जाते हैं। अब इसके ऊपर की अगली लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर लाइज अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक जो है इसकी जो है हाइट रहती है। अब दोबारा से यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज। यहाँ पर क्या था, स्टैटिक। और यहाँ पर फिर टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज। मैं साइन लगा रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है इस लेयर पे। इसके बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कितना टेम्परेचर हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एट द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके जो हमारे सबसे मेन इसकी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटोस्फियर की, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस।
ओजोन गैस जो है वो हमें इसी लेयर में मिलती है। ओजोन गैस की हमने इंपॉर्टेंस की थी कि ओजोन गैस जो है वो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज है, यूवी रेज है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। सो दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, डिसीजेस एंड फ्रॉम द कैंसर। So this is very important layer for the because of the presence of ozone layer. इसके बाद जो है हमारा फिर से एक जो है इसकी अपर लिमिट जो है, एक अपर लिमिट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। अब ये स्ट्रेटोपॉज जो है वो इसको थर्ड लेयर से डिफरेंशिएट करता है। थर्ड लेयर हमारे यहाँ पर कौन सी है? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो है वो हमारी थर्ड लेयर है एंड इट लाइज फ्रॉम 50 टू 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर तक जो है इसका एक्सटेंशन हमें मिलता है मेसोस्फीयर का। फिर से टेम्परेचर जो है यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड इट रीच्ड नियर अबाउट -110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर फिर से कितना हो गया? -110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है 90 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच जाता है। अब इसमें यहाँ पर जो मेन रीजन है, मेसोस्फीयर डिस्प्लेस हाई विस्पी क्लाउड्स इन हाई लैटिट्यूड्स ड्यूरिंग समर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम मेट्रोपॉलिक डस्ट पार्टिकल्स। कि यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंस हैं उसकी वजह से यहाँ पर हाई लैटिट्यूड में हमें क्लाउड्स की फॉर्मेशन मिलती है। एक्चुअली क्लाउड क्या है? अभी मैंने आपको समझाया था कि जो डस्ट पार्टिकल्स है उनके चारों ओर कंडेंसेशन हो जाता है। जब यही वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और वो हमें नीचे से देखने पर क्लाउड्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है डस्ट पार्टिकल्स जो है कंडेंस हो जाते हैं हाई लैटिट्यूड्स पर जाकर और यहाँ पर हमें विस्पी क्लाउड्स की फॉर्मेशन मिलती है मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर की जो अपर लिमिट है दैट इज कॉल्ड मेसोस्पोर्स। यहाँ पर जो अलग लेयर मेसोस्फीयर को ऊपर की लेयर से अलग करता है वो ट्रांजिशनल जोन कहलाता है, मेसोस्पोर्स। अब इससे ऊपर का जो हमारा जोन है दैट इज आइनोस्फीयर। Ionosphere. The ionosphere is from 90 to 400 kilometer. Actually, it is 100 to 400. 400 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? आइनोस्फीयर। बिकॉज यहाँ पर 90 से 100 तक का हमारा क्या हो गया? मेसोस्पोर्स। और उसके बाद का 100 से 400 किलोमीटर तक का जो जोन है दैट लेयर इज नोन एज आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर जो है वो बहुत ही हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं जिसको हम क्या कहा जाता है? आयोन्स। जिसको क्या कहते हैं? आयोन्स। इसी आयोन्स के नेम पर इसका नेम रखा गया आइनोस्फीयर। अब ये आयोन्स क्या काम करते हैं? ये आयोन्स क्या काम करते हैं कि जैसे आप अभी भी सिग्नल आपके आ रहे हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? जब हम ये रेस जो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो ये सारी जो रेडिएशन है इन आयन से जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आती है। तो इसी वजह से नेट के थ्रू आप सभी पिक्चर्स और ये सब मीटिंग और वीडियो कॉलिंग, ये सब जो भी हम प्रोसेस देखते हैं, ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन्स इन द आइनोस्फीयर। तो ये जो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है वेव्स का, इसको पॉसिबल बनाता है ये आइनोस्फीयर। So that is also very important for this point of view. And the temperature also again start increasing
अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर अब जा रहे हैं तो हम सन के पास जा रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर दोबारा से क्या हो जाता है, हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारे ज्योग्राफी है, चलो पहले हम एक और लेयर कर लेते हैं। लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर बियॉन्ड 400 किलोमीटर। जितना भी पार्ट है एटमॉस्फेयर का दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। तो ये लास्ट लेयर जो है वो हमारी एक्सोस्फीयर कहलाती है बियॉन्ड 400 किलोमीटर। अब जितनी भी हमारी जो स्टडी है वो हमारी कहाँ तक मोस्टली लिमिटेड है, फ्रॉम द 3 लेयर्स, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। इन 2 लेयर्स के बारे में हमारी जानकारी जो है वो बहुत ही कम है, और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इन 3 लेयर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होना जो है जरूरी है। इसलिए जो जितने भी ज्योग्राफर्स हैं वो इनकी स्टडी करते हैं, इनके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम भी बनाना है, तो आपको 2 चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो भी ट्रांजिशनल जोन है, यानी एक लेयर खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा, और वो चेंजेस जो है वो ट्रांजिशनल जोन कहलाता है। लेकिन उसको एटमॉस्फेरिक जब लेयर्स में हम डिपिक्ट करते हैं तो उसे हम किससे डिपिक्ट करते हैं, पॉज वर्ड से। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को जो डिफरेंशिएट करेगा वो ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को जो डिफरेंशिएट करेगा स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फीयर और आइनोस्फीयर को जो डिफरेंशिएट करेगा मेसोस्फोर्स। ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर हाइट के साथ साथ डिक्रीज होता है, फिर नेक्स्ट टाइम जो है स्ट्रेटोस्फीयर में फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, फिर मेसोस्फीयर में ये फिर से ड्रॉप आउट होता है, और आफ्टर मेसोस्फीयर फिर से ये इंक्रीज होना शुरू होता है। अगर इससे रिलेटेड जो है अभी नेक्स्ट हमारा जो आता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट आप 9th में भी आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले जो वेदर होता है वो डे टू डे चेंज हो सकता है, डेज में भी चेंज हो सकता है, वीकली बेसिस पर चेंज हो सकता है, या मंथली बेसिस पर चेंज हो सकता है। लेकिन जो क्लाइमेट है that is the weathering condition at least prevail for 30 years in a country or in a region। किसी भी कंट्री या रीजन में अगर कोई भी वेदरिंग कंडीशंस एक 30 इयर्स तक एटलीस्ट सेम रहती है, जैसे हमारे यहाँ पर 4 सीजन है, तो वो 4 सीजन हर साल ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो कितने सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट। अब इनके जो जो फैक्टर्स हैं, जो वेदर और क्लाइमेट दोनों को इफेक्ट करते हैं, वो कंबाइंड है, वो सेम है। फैक्टर्स में हमारे मेनली आते हैं, इनमें हम देखते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, ये सारे जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, दीज आर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इन सभी एलिमेंट्स के बारे में हम अपने जो सक्सेसिव जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम उसमें थॉरली रीड करेंगे। अभी तक अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर नाउ यू कैन आस्क। If you have any query, you can ask now. और स्टूडेंट्स मुझे आप लोगों की नोटबुक्स प्रॉपर मिलनी चाहिए। जो भी असाइनमेंट्स मैं भेज रही हूँ उन असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपकी पेयर नोटबुक पर होने चाहिए। You can take the screenshot of this diagram and you have to draw this diagram on your notebooks also. Then, okay, we are leaving the meeting. Have a nice day.